हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत। वेलकम टू जी स्क्वायर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तीनों लॉज ऑफ मोशन को। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था F इजिकल टू एम ए, जो आया कैसे था ये जानकर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तीसरा था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जहां हमने ये जाना था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए किसी भी सिस्टम में, तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट से दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता है। डायग्राम से मैंने आपको शो किया था। ठीक है, कोलिजन के। तो आज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और मैं आपको इसके क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के ही सबसे पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस करूंगा मैं। हमारा टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में देखेंगे एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में सेवन्थ क्वेश्चन नंबर 7 के 4 हैं, ए बी सी डी। इसके अंदर 4 न्यूमेरिकल्स हैं। चारों में सबसे पहला देखते हैं। ठीक है। पहला न्यूमेरिकल ए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। ठीक है। 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड का जर्नी। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ये क्या है, 7th का ए। ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। 18 मीटर पहले 3 सेकेंड में गया। ठीक है। देन 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, और आखिरी में कह रहा है 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड। 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड। ये बता क्या रहा है कि पूरी जो जर्नी है इसकी, ये 9 सेकेंड की। अगर जर्नी 9 सेकेंड की है, यानी कि टोटल टाइम क्या हुआ, 3 + 3 + 3 9 सेकेंड। ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 18 + 22 + 40। अब स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने अपने पहले ही क्लास में पढ़ा था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, दोनों का टोटल सम। ठीक है, किसका, डिस्टेंस का और टाइम का। ये कैसे आएगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, कितना है, 18 + 22 + 14। 18 + 22 आपका आ जाएगा 40 + 14 54, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस एवरेज अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपका आ गया अभी 54 अपॉन टोटल टाइम 3 + 3 + 3। ये तो क्लियर ही था, 9 सेकंड का जर्नी था उसका, अपॉन 9। तो क्या आ जाएगा 6, और क्या है ये स्पीड, 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल था ये। ठीक है। तो 7th का बी क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ये देखिए, ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 16 kg, और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 16 kg दिया हुआ है, और उसका एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, उसका मास है इतना, यानी कि ये बॉडी मोशन में है, इस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रही है। ये क्वेश्चन इतना बता रहा है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। ये बताइए अप्लाइड फोर्स कितना इस पे किया गया होगा इतने एक्सेलरेशन के साथ इस मास को मूव करने के लिए। हम लोगों ने सेकेंड लॉ में पढ़ा हुआ है, द अप्लाइड फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने अपने दूसरे लॉ में पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू मास इसका है 16 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3। केजी में है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एकदम बराबर एसआई यूनिट चल रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आ जाएगा 48
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये kg में था मास एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज 48 न्यूटन, क्योंकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हमने अपनी पिछली ही क्लास में देखा था। अब कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, जो मेरा आ गया 48 न्यूटन। अब क्वेश्चन आगे और भी कह रहा है कि इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। अब ये फोर्स निकल के आ गया 48 न्यूटन। द क्वेश्चन इज टेलिंग इफ द सेम 48 न्यूटन इज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 24 kg, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। ओके, तो 48 न्यूटन सेम फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन ए डिफरेंट मास, जो मास कितना है 24 kg। तब बताइए कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि फोर्स में निकाल लिया, सेम फोर्स दूसरे बॉडी के लिए। सेकंड केस दे दिया है क्वेश्चन में, सेकंड केस इफ द सेम फोर्स, यानी कि द 48 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया कितने मास पे, 24 kg के मास पे। F इजिकल टू एम एच सेम यहाँ लगेगा। तो पूछ रहा है अब एक्सेलरेशन कितना होगा, न्यू एक्सेलरेशन अब कितना आएगा जब 24 kg के मास पे मैं सेम फोर्स लगाऊंगा। सेम लगाएंगे, F इजिकल टू एम ए जो यहाँ था वही मैंने यहाँ लगाया, 48 इज इक्वल टू 24 इंटू ए। अपने आप आपको दिख रहा होगा ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 48 डिवाइड बाई 24, 2 टाइम्स कटेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। पहले केस में हमने देखा फोर्स अप्लाइड निकालते हैं F इजिकल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, और उसके बाद अगर सेम फोर्स किसी 24 kg के मास पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, इसी बुक का है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, 7th का सी एक्सरसाइज में, अ बुलेट हैविंग ए मास ऑफ 10 ग्राम and moving with the speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 900 gram। ठीक है, पहले देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। A bullet having a mass of 10 gram and moving with the speed of 1.5 meter per second। एक बुलेट है, ये बुलेट, ठीक है, मैंने मान लिया ये बुलेट है, ये इसकी स्पीड इस तरफ, ये बुलेट जा रही है, इसका मास है 10 ग्राम, इसका मास जो है वो है 10 ग्राम। ठीक है, और मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मास हमें दे दिया है 10 ग्राम, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड है, अभी जो हमको बताया क्वेश्चन है तो हम यू लेंगे। इसकी स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसका मास कितना हो गया 10 ग्राम, और उसकी स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट जा रहा है, इतना क्वेश्चन ने कहा। उसके बाद पेनेट्रेट्स ए थिक वुडन प्लैंक, एक वुडन प्लैंक सामने रखा हुआ है, मैंने एक वुड का मान लीजिए प्लैंक रखा है ऐसा, ठीक है, वुड का है, इसने इसको पेनिट्रेट किया यानी कि इसके अंदर गया। ठीक है, अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 900 ग्राम। एक क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है 900 ग्राम, ये जो डिटेल दिया गया है ये डिटेल गलत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस डिटेल को इनकी साइट्स पे क्लियर किया गया है कि ये 900 ग्राम नहीं है, ये 90 ग्राम। ठीक है, तो वुडन प्लैंक ऑफ मास 90 ग्राम होगा। द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, प्लैंक रेस्ट पे था, ये मोशन में था, ये चल के आया और इस प्लैंक के अंदर घुसा डायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस वुडन प्लैंक का मास कितना है, इस वुडन प्लैंक का मास ज़्यादा ही होगा, इसका मास है 90 ग्राम। ठीक है, इसका मास 90 ग्राम है और इसका स्पीड कुछ नहीं है, अभी 0 है, ये रेस्ट पे है। प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट पर था। द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक, बुलेट उसको पेनिट्रेट किया, उसके अंदर फंस गया यानी कि रुक गया, उसके अंदर ही रह गया। अब द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी। अब क्या हुआ, क्या ये यहाँ से गया 1.5 मीटर पर सेकेंड और 10 ग्राम का बुलेट गया, इसके अंदर एम्बेडेड हो गया पेनिट्रेट करके। अब उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, ये वुडन प्लैंक के अंदर इतना अंदर चला गया ये, ठीक है, और ये दोनों चल के यहाँ आ गए, अब दोनों मोशन में आ गए। ये बुलेट पहले 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे था, ये रेस्ट पे था वुडन प्लैंक के अंदर गया और वुडन प्लैंक को लेते हुए आगे बढ़ गया। तो सीधी सी बात है
किसी वुडन प्लैंक में कोई बुलेट घुसेगा और 90 ग्राम उसका वेट है, तो उसको लगने के बाद थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ना, तो उसका फोर्स इसके अंदर आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, इतना बता दिया, दोनों साथ में मूव किए। डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, अब उनका वेलोसिटी निकालिए, यानी कि सीधी सी बात है, जो वेलोसिटी इसके अंदर का बुलेट का होगा वही वेलोसिटी इसका भी होगा। लेकिन पूरे का मास पहले से बढ़ गया, पहले इसका मास अलग था 10 ग्राम, अब इसका मास अलग था 90 ग्राम, लेकिन इन दोनों का मास अब एक हो गया, कितना, 100 ग्राम। यही क्वेश्चन में ध्यान देना है। और इस पूरी चीज़ को देख के हमें समझ में क्या आ रहा है, ये यहाँ पर लगाना क्या है, क्या चीज़ लगाएंगे कि ये सॉल्व हो जाए। देखा होगा हमने अपने तीसरे लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए तो जो टोटल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, यानी कि जो पहले होगा वही बाद में होगा। यहाँ पर कोलिजन नहीं हो रहा है, बट कोई चीज़ 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उसका मास था 10 ग्राम, वो पेनिट्रेट करके किसी रेस्ट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया, एम्बेडेड गया और उसको लेते हुए आगे बढ़ गया। इसके ऊपर पहले से कोई फोर्स था ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये तो रेस्ट पे ही था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था। तो यानी कि इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम बिफोर द पेनिट्रेशन विल बी इक्वल टू इस पूरे कंप्लीट मास का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। इस पूरे कंप्लीट मास का मोमेंटम जो होगा वो उतना ही होगा जितना पहले इन दोनों के मोमेंटम का सम आएगा। अभी दो मोमेंटम नहीं बनेंगे क्योंकि अब तो दोनों मिलके एक ही मास बन गए हैं ना। तो होगा क्या, सेम इनिशियल मोमेंटम बिफोर penetrating will be equal to final momentum after penetration, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर पेनिट्रेटिंग, जो बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट हुआ, फाइनल मोमेंटम आफ्टर पेनिट्रेशन सेम रहेगा, यानी कि पहले जो मोमेंटम का सम था इनके वही बाद में, ठीक है। इसके आगे हम टोटल लिख सकते, टोटल इनिशियल मोमेंटम, और इसके आगे हम टोटल लिख सकते, टोटल किसका, सिस्टम का, यानी कि पहले इनिशियल कंडीशन में इसके और इसका सम का टोटल, और उसके बाद ये दोनों साथ में आ गए हैं, इनका जो सम होगा मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे इनिशियल मोमेंटम का सम निकालते हैं पहले, ठीक है। क्या होगा, इसका मास था, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इन टू वी, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो फर्स्ट केस में सिर्फ इतना होगा हमारा, ये और ये स्टेज बाद में आया, ठीक है। तो पहले स्टेज में हमने पढ़ा था m1u1, इस यहाँ पर इनिशियल इसका मास कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। हम लिखेंगे m इंटू यू, इसका मोमेंटम हो गया, प्लस इसका बड़ा वाला m इंटू इसका कितना मास वेलोसिटी है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर पेनिट्रेशन। हमें ये देखना पड़ेगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर पेनिट्रेशन किसका, इसका ही, ठीक है। अब इसका मास कितना हो गया है, स्मॉल m प्लस बिग m, यानी कि अब मास हो जाएगा m प्लस m, ठीक है, इनटू इसका वेलोसिटी जो हमें निकालना है। समझ में आया ये बात, m प्लस m मैंने क्यों किया, क्योंकि अब दोनों मिलकर एक ही मास बन गए, लेकिन उनका जो मोमेंटम आएगा उनका स्पीड इतना आना चाहिए कि इसका टोटल इसके टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों मास ऐड हो गए, अब इसका वेलोसिटी कितना होगा जब उसके अंदर बुलेट जा चुका होगा, इस सिस्टम का वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे। तो इनिशियल इसका मास तो था 10 था, और इसका इनिशियल वेलोसिटी था 1.5 प्लस m इंटू 0, पहले इसका मोमेंटम कितना था, 0 था, इज इक्वल टू m प्लस m, यानी कि छोटा वाला मास बुलेट का मास प्लस इस प्लैंक का मास, 10 प्लस 90 कितना आ जाएगा, ये 100 इंटू वेलोसिटी हमसे जो पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी होगी कि SI यूनिट में अगर हम चल रहे हैं तो हमारा मास किस में होना चाहिए, ग्राम में नहीं, केजी में। अगर मास केजी में होना चाहिए तो यहाँ पर मैं मास को क्या कर दूंगा, 10 हमारा ग्राम, मेरा ग्राम था, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये केजी में आ गया, ठीक है। यहाँ पर 100 मेरा क्या था, ग्राम में था, मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी में आ गया।
ये तो ज़ीरो ही था, 1000 से डिवाइड करूँगा तो भी ये ज़ीरो ही आएगा। अब पूरे सिस्टम में ये इक्वेशन बना मेरा, बहुत सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम हो, इनिशियल मोमेंटम में सिर्फ दोनों अलग अलग थे और फाइनल में दोनों एक हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ज़ीरो मतलब मैं आगे सॉल्व करके बताता हूँ। ये 1.5 इंटू 10 करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू बी, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 15 इज इक्वल टू 100 भी आ गया। मेरा आया क्या नेक्स्ट, इसको यहाँ पर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, 15 इज इक्वल टू 100 वी, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 100 इज इक्वल टू वी, ये आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू है ये, वी, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, 0.15 मीटर पर सेकेंड वुडन प्लैंक विथ बुलेट का स्पीड होगा। जो ये पूछ रहा है कि कितना स्पीड होगा, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ दिस वुडन प्लैंक प्लस बुलेट। सो उसने सिर्फ इतना कहा, द बुलेट्स गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक, ठीक है, एंड द बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ में चले तो उनकी वेलोसिटी बताइए। यानी कि इसका ही टोटल वेलोसिटी पूछ रहा है, दोनों का साथ में, दो एक का जो वेलोसिटी रहेगा वही दूसरे का रहेगा। अगर कोई ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी स्पीड भी क्या होती है, सेम। जिस स्पीड से ये प्लैंक चलेगा, अगर बुलेट उसके अंदर एम्बेडेड है तो उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। टोटल मास था m प्लस एम आई इंटू वेलोसिटी। ये मैंने किया क्या, मोमेंटम, m इंटू यू, m इंटू जीरो, m प्लस m इंटू वी, ये टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का पहले था, और टोटल मोमेंटम बाद में क्या हो गया, दोनों का मास ऐड हो गया था, इसलिए टोटल मोमेंटम बाद में ये आया। मास इंटू वेलोसिटी ये मोमेंटम का इंडिकेशन, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कह रहा है, अ पर्सन स्विम्स 10 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन लास्ट 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। वही चीज़ जो हमने अपने पहले क्वेश्चन में किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बताने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ए था वैसा ही डी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो हमें बताता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया गया हो, देन द टोटल मोमेंटम बिफोर पेनिट्रेशन हो या कोलिजन हो, सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि बिफोर इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट, उनके इंटरैक्शन का जो इंसिडेंट है, वो इंटरैक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है कोलिजन होकर वो दोनों अलग हो जाए, या फिर ये इंटरैक्शन था, बुलेट अंदर चला गया और अंदर ही रह गया, कोई भी तरह का इंटरैक्शन हो सकता है। लेकिन पहले जो मोमेंटम था पूरे सिस्टम का और बाद में जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गिव रीजंस, ठीक है। गिव रीजंस भी देख लेते हैं, बिकॉज मैंने लेक्चर्स में सारे टेक्निक आपको बताए थे, सारे टेक्निकलिटीज़ जो यहाँ पर हैं, टर्म्स हैं, कैसे क्या, तो हमें गिव रीजंस तो आना ही चाहिए कि कैसे इनके गिव रीजंस का आंसर दिया जाए। हमने जो पढ़ा था, हमने जो चीज़ें जानी थी, उससे कैसे सॉल्व करेंगे, उससे कैसे इसको आंसर करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे गिव रीजंस, ठीक है। चलिए, फिफ्थ आपका था गिव रीजंस, जो इसमें दिया गया है वो देख रहे हैं हम लोग। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पहला है फिफ्थ का ए वाला, ठीक है, फिफ्थ का ए, क्वेश्चन ए देख लेते हैं। क्वेश्चन ए कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, गिव साइंटिफिक रीजन। क्वेश्चन में पहले ही कहा है, इसका रीजन दीजिए क्यों। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर वो ग्राउंड पे गिर रहा है, यहाँ ग्राउंड है आपका, ठीक है, अगर वो ग्राउंड पे गिर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ऐसा हम क्यों कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही तो उसके ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ध्यान रखें, इसके ऊपर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, सिर्फ छोड़ा है, ठीक है, तो फ्री फॉल कर, ग्रेविटेशनल फोर्स काम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है,
जिस वजह से इससे एक्सेलरेशन मिला है। और वो एक्सेलरेशन हमें बताना है कि यूनिफॉर्म क्यों कहा गया। देखिए, यूनिफॉर्म कोई चीज़ कब होती है? सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म कोई चीज़ कब होती है? जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, तो हम उस चीज़ को यूनिफॉर्म। अब हम इसमें सीधे लिख सकते हैं कि एज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फॉलिंग फ्रीली इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इज फॉलिंग इन वन डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, एंड द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द एक्सेलरेशन which it is experiencing is the acceleration due to gravitational force या due to gravity. So acceleration due to gravity जो होता है हमारा g होता है, जो constant होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So the body has a magnitude of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g कहते हैं. ये g हो जाता है जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा हो, ठीक है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, कहाँ पर भी रखेंगे हम, ठीक है. और उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. सो द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड and the value of acceleration due to gravity is 9.8. Both are constant, and therefore we said that the body or object falling freely to the ground, its acceleration is uniform, ठीक है ना. Because the acceleration which the body is experiencing or the object is experiencing is due to the gravitational force. That means the acceleration which the body is experiencing is due to the acceleration of gravitational force, यानी कि acceleration due to gravity which is 9.8 meter per second square, and it's a constant value, ठीक है. So the body has constant value of acceleration and the same downward direction. The direction and magnitude are constant, therefore the acceleration is uniform. Simple, ठीक है, कोई टफ नहीं था. मैं बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है. कह रहा है कि even though the magnitude of action force and reaction force are equal and their directions are opposite, their effects did not get cancelled. ये बात कर रहा है तीसरे लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जहां हमने पढ़ा था कि every action has an equal and opposite reaction. इसका कहना सिर्फ इतना है कि अगर मैग्नीट्यूड हमने कहा फोर्स का सेम है, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स का भी सेम है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो जाता है? हाँ, देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कैंसल्ड. क्यों ऐसा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर गिवरिज्म के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हमने कहा था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल है. कोई भी एक्शन अगर है उसका रिएक्शन टकराए हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही हमने पढ़ा था. तो उसका कहने का मतलब ये था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अगर है, यानी कि अगर बॉडी पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लग रहा है तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? सीधी सी बात है. अगर ये बॉडी बी के बारे में देख रहे हैं हम लोग, ये बॉडी है, अगर उस पर यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल, मैंने कहा अगर ये एफ है तो ये भी एफ ही है, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट, तो क्या कर देंगे? ये बॉडी यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, वहीं रह जाएगी ना. ये भी यही कह रहा है, ये कैंसिल क्यों नहीं हो जाता? द बॉडी के जो सारे फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक्शन का फोर्स है ये है, रिएक्शन का फोर्स ये है, तो एक दूसरे पे कैंसिल क्यों नहीं हो जाता? पहली बात, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन का जो फोर्स है वो किस टर्म्स में आया था? दो अलग अलग चीज़ों के लिए. ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी था. हमने सेम बॉडी के ऊपर एक्शन और सेम बॉडी के ऊपर रिएक्शन की बात नहीं करी. अगर हम रॉकेट प्रपल्शन की भी बात करें तो रॉकेट के प्रपल्शन में जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका जो लिक्विड होता है, जो भी लिक्विड कहें या गैस कहें, उसका जो फ्यूल है वो जल के नीचे की तरफ निकलता है, वो हमारा एक्शन है. यानी कि फ्यूल जल के नीचे निकल गया और उसका रिएक्शन हमें क्या मिला कि रॉकेट ऊपर जा रहा है. तो ये दोनों अलग चीज़ों के लिए बात हुआ, ठीक है ना. इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इन टर्म ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाया था, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि even though the magnitude of action force and reaction force are equal, okay, but the action force and reaction force, these forces are on different objects, okay, these forces are being experienced by two different objects, not the same object. If the same object will experience this action and reaction force,
then it will get cancelled. But in the third law of motion, action and reaction force is being experienced by two different object. ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ना कि सेम ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पेन को अगर मैं दोनों तरफ से खींचूं, इसको यहाँ खींचूं, इसको यहाँ खींचूं, अगर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सेम ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूँ, यानी कि इसका फोर्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. हमारे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स में जो फोर्स एक्शन वाला था और रिएक्शन वाला था, इट वॉज ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर इट कांट गेट कैंसल्ड. ठीक है, बहुत ही सिंपल था, लेकिन एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये. तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं. सी क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? इट इज़ ईजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू द क्रिकेट बॉल. ठीक है, व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि इट इज़ ईजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल. अगर ये मान लूँ मैं टेनिस बॉल, ये है टेनिस बॉल, ये टेनिस का बॉल है और ये है क्रिकेट बॉल. ठीक है, दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम है. अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी भी v ही है. दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, मेरे को रोकना है, कैच करना है या पकड़ना है, रोकना है मुझे. तो उसका कहना का मतलब ये है कि इट इज़ ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल. इसको रोकना ईजी है, लेकिन क्रिकेट बॉल इसके कंपैरिजन में रोकने में मुश्किल. इसको रोकना ईजी है बट इसको रोकना ईजी नहीं है. when both are traveling with the same velocity, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो. ठीक है, ऐसा क्यों? गिव रीज़न. सबसे पहली बात, टेनिस बॉल का जो मास है वो क्रिकेट बॉल के मास के कंपैरिजन में कम होता है. ठीक है, नॉर्मली है, यानी कि अगर इसका मास मैं ले लूँ स्मॉल m, इसका मास क्या हो जाएगा? बिग m. ये बताने के लिए बस मैं कह रहा हूँ कि बिग m इज ग्रेटर देन स्मॉल m. व्हाट बिग m है क्या? इट्स मास ऑफ, मैं कह सकता हूँ मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ टेनिस बॉल. ठीक है, मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ टेनिस बॉल. और हमें पता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका मोशन किससे डिफाइन होता है? उसके मोमेंटम से. ठीक है, उसके मोमेंटम से डिफाइन होता है, यानी कि इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ टेनिस बॉल इनटू वेलोसिटी. और इसका कितना हो जाएगा? मास ऑफ क्रिकेट बॉल, सॉरी मैंने बड़ा मास लिखा था, मास ऑफ क्रिकेट बॉल इनटू वेलोसिटी. अब इसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो आएगा वो कम आएगा इसके कंपैरिजन में, यानी कि इसका मोमेंटम जो आएगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल. तो मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ टेनिस. सीधी सी बात. अब मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल ज़्यादा है, मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल कम है. इतना तो समझ में आ गया. जब दोनों को हम सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. अब सीधी सी बात है, अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा. फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि उसको, उसकी स्पीड को मुझे क्या करना पड़ेगा? v से 0 पे लाना. जो भी उसकी वेलोसिटी है मुझे उसको 0 पे लेके आना, उसको रोकने के लिए. अब जिसका मोमेंटम ज़्यादा है और इसका मोमेंटम कम, तो सीधी सी बात है, जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसको 0 पे लाने के लिए मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. अगर इसका मोमेंटम 20 है, मैंने मान लिया इसका मोमेंटम 10 है, तो 20 से अगर मुझे 0 करना है और 10 से अगर मुझे 0 करना है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, फोर्स अप्लाइड किसमें पढ़ा था? सेकंड में. फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जो मोमेंटम में चेंज होगा उसको, उस चेंज को कितना होगा ये बताने के लिए फोर्स डिसाइड करता है. यानी कि चेंज अगर मुझे 20 से 0 करना है, 20 का डिफरेंस 0 पे तो लाना ही दोनों को, 20 से 0 लाना है तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द टेनिस बॉल, जिसमें मुझे 10 से 0 लाना है, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम. जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसके मोमेंटम को 0 करने के लिए मुझे फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम का चेंज ज़्यादा होगा ना. चेंज जो होगा मोमेंटम का वो ज़्यादा होगा. इसलिए चेंज मतलब किसी बड़े मोमेंटम के साथ आ रहा है उसको 0 पे लाना है तो मुझे उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. किसी छोटे मोमेंटम के साथ आ रहा है, ज़रा सा टच किया, रोक लिया, बस रुक गया. ठीक है, उसमें मुझे चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम करना पड़ेगा, फोर्स बहुत कम अप्लाइड करना पड़ेगा, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, जितना मोमेंटम में चेंज होगा वो डायरेक्टली फोर्स पे निर्भर करता है.
डिपेंड करता है। ओके, बहुत ही सिंपल था। इसीलिए टेनिस बॉल को रोकना इन कंपैरिजन टू क्रिकेट बॉल इज इजी, बिकॉज द टेनिस बॉल, the mass of tennis ball is less than the mass of cricket ball, and therefore the momentum of cricket ball is higher than the momentum of tennis ball, and therefore the force applied for stopping the cricket ball will be more than the force applied for stopping the tennis ball। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बढ़ते हैं डी क्वेश्चन की तरफ। डी यहीं पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर लाइन बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर हम डी देख लेते हैं। डी, फिफ्थ का डी। ठीक है, क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ये सबसे पहले वाले से मैच करेगा कि यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ये मेरी बॉडी है, रुकी हुई है, सिंपल। ठीक है, तो और कह रहे हैं हम कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्यों? इसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना है इसके वेलोसिटी का? 0। अब वो 0 ही रहेगा अगर रेस्ट पे है तो, यानी कि उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही? डायरेक्शन उसकी कुछ है ही नहीं, ना तो यहाँ जा रहा है ना वहाँ जा रहा है, बिकॉज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे, द स्टेट और द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग बाय इट्स स्टेट एज वेल एज बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा है, द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। इट मीन्स बाय द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी बोथ आर कांस्टेंट। इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, 0 ही रहेगा, और इसका डायरेक्शन ये सेम जगह पे बना हुआ है, इसकी स्टेट रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर ही बनी हुई है, यानी कि वो भी कांस्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सिंपल। देखो डेफिनेशन पे जाया जाता है, यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देख लो मैग्नीट्यूड इसका क्या है? 0, रेस्ट पर 0, और इसका डायरेक्शन क्या है? ना इधर ना उधर, यानी कि डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है, ना इधर ना उधर। तो हम यही कहेंगे ना, कुछ डायरेक्शन नहीं, यानी कि जो कुछ डायरेक्शन नहीं है वो भी तो कांस्टेंट है, ना यहाँ होना ना वहाँ होना, रेस्ट पर है, इस डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट। सिंपल था इसको आंसर करना। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें हैं। क्लैरिफाइज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम अपने पहले ही देख चुके हैं पहले क्लास में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया था मैंने, पूरा चार्ट बना के बताया हूँ। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस चैप्टर में हम कह सकते हैं कि समझने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में है न्यूमेरिकल्स के जो उसको क्लियर नहीं है, या ऐसा कोई कंसेप्ट है जो नहीं क्लियर है, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले और मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आज की लास्ट क्लास थी। ठीक है, हमारे लॉज ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।